चैनल एसीएम एजुकेशन। तो फाइनली एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैं आ चुका हूँ वापस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का थर्ड लेक्चर लेके। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने एसिड पूरा कंप्लीट किया था। तो आज इस लेक्चर में हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। वही बातें हैं जैसे एसिड में थी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह से बात करेंगे। सबसे पहले बेस क्या होता है, फिर बेस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन बेस की ये है कि ए बेस इज ए सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस OH माइनस आयॉन्स। तो एसिड में क्या था, H प्लस आयॉन्स। बेस में क्या होता है, OH माइनस आयॉन्स प्रोड्यूस होता है जब कोई भी बेस वाटर में डिसोसिएट होता है। फिर अगला पॉइंट है ऑल बेसेस हैव बीटर टेस्ट। जिस तरह से एसिड सोर टेस्ट होता है, बेसिस में बीटर टेस्ट होता है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बेसिस हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एसिड। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने एसिड की पढ़ी थी उसकी पूरी ऑपोजिट होती है किसकी, बेसिस की। फिर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंट्रोडक्शन में। तो जिस तरह से एसिड जितने भी थे सारे वाटर में सोल्यूबल होते थे, पर बेसिस में वैसा नहीं होता। कई बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कई होते हैं जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो जो बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं अल्कली। ये जो बेसिस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं किनसे, हमारे इनसोल्यूबल बेसिस से। तो जितने भी हम इसके डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ से लेके इस चैप्टर के एंड तक, वो सारे हमारे अल्कली बेसिस ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब जहाँ भी अब हम बात करेंगे बेसिस के बारे में वो सब अल्कलीस ही होंगी। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो ए बेस विच completely ionize in water and thus produce a large amount of OH minus ions is known as a strong base or a strong alkali। तो जैसा कि हम एसिड में बात कर रहे थे कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स प्रोड्यूस हो किसी एसिड के डिसोसिएशन के टाइम, तो वो हमारा क्या होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसी तरह से बेस में क्या होगा, बेस में हमारे OH माइनस आयन्स निकलते हैं। तो जिस बेस में या फिर जिस अल्कली में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ OH माइनस आयॉन्स निकलेंगे वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसमें कम निकलेंगे OH माइनस आयॉन्स कंपैरेटिवली वो हमारा क्या होगा, वीक बेस। तो एग्जांपल देखिए, ये देखिए NaOH, KOH, ये हमारे एग्जांपल है किसके, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। और MgOH2, NH4OH, CaOH2, ये सब हमारे एग्जांपल है किसके, वीक बेसिस के। तो ये बात होगी हमारी किसकी, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव बिटर टेस्ट, ये हमने पहले भी देख लिया था। सेकंड पॉइंट, दे फील सोपी टू टच। मतलब आप सोप का टेक्सचर आपको पता ही है। तो कोई भी बेस आप अगर पकड़ते हो, हाथ में लेते हो कोई भी बेस, तो उसका टेक्सचर सोपी होता है, जैसे साबुन होती है। अब वो क्यों, क्योंकि हमारी जो सोप होती है वो भी बेसिस से ही बनी है। जो सोप है वो भी बेसिक सब्सटेंस ही है एक, तो उसका टेक्सचर जैसा होता है सारे बेसिस। ठीक है, फिर पॉइंट, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी हमको पता ही है। रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है जब बेसिस हमारे चेंज करते हैं रेड लिटमस को किसमें, ब्लू में। फिर फोर्थ पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमारे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेसिस भी करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें भी आयॉन्स ही है। अब वो बात अलग है कि हाइड्रोजन H प्लस आयॉन्स होते हैं किसमें, एसिड में, और यहाँ पे OH माइनस आयॉन्स होते हैं। पर आयॉन्स तो है ना, और आयॉन्स है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसलिए बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनमें भी कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कंपैरेटिवली वीक बेसिस, क्योंकि उनमें OH माइनस आयॉन्स ज़्यादा है जिस तरह एसिड में थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द बेसिस, सम बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो क्या कह रहा है, बेसिस रिएक्ट विथ सम ऑफ द मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जितने भी बेसिस हैं हमारे, बेसिस मतलब यहाँ पे बात हो रही है हमारी अल्कली की बेसिकली, वो कुछ मेटल के साथ, सारे मेटल नहीं, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उस रिएक्शन में। जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसका, NaOH प्लस Zn, हीट हमने दी तो बना सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस रिएक्शन का।
तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब कोई भी बेस कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन से मेटल है वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, उसके लिए कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको पूरा याद रखिए आप। और स्पेशली ये जो प्रोडक्ट है सोडियम जिंकेट, इसका फॉर्मूला याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर अगला पॉइंट, बेसेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में भी देखा था, वही सेम बेसिस की प्रॉपर्टीज भी है, क्योंकि एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो इसका कोई भी अगर आप रिएक्शन लिखना हो तो हमने सेकेंड लेक्चर में जो रिएक्शन देखा था उन्हीं रिएक्शन में से कोई रिएक्शन लिख देना एसिड और बेस का। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये भी आपको पता ही है। फिर सेवेंथ और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारी है लास्ट प्रॉपर्टी। ये क्या कर रही है, बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कोई भी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन अगर कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहा हो वो होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। उसके साथ अगर कोई भी बेस रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल है उसका, CaOH2, ये एक बेस है, उसके साथ कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करा रहा है जैसे CO2, ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो हमारा क्या बना, CaCO3, ये एक सॉल्ट है, और उसके साथ H2O वाटर। तो ये बात होगी हमारे किसकी, बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें थी। हाँ, आपको लगा तो हमने बेसिस के बारे में सारी बातें कर ली थी। अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। बेसिस काफ़ी बहुत जल्दी कंक्लूड हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ इसी लेक्चर में हमारे पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच स्केल। तो ये क्या होता है, द pH scale is a scale on which the strength of acid solution as well as the basic solutions could be represented by making the use of hydrogen ions in it। अभी इसका क्या मतलब हुआ, तो pH scale बेसिकली क्या है, ये एक स्केल है जहाँ पे कोई भी एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, किसके यूज के साथ, हाइड्रोजन आयंस के यूज में लेके। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, तो ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका क्या मतलब हुआ। बेसिकली अभी आप इतना जानिए कि पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल है जहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर बेसिक सोल्यूशन पता कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एसिड अगर एसिड है, मतलब कोई भी अगर एक एसिड है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है, कोई बेस है तो कितना ज़्यादा बेसिक है, समझ रहे हो। ये जो पूरा एक कंपैरिजन है ये हम पीएच स्केल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम किसका यूज़ लेते हैं, हाइड्रोजन आयंस का यूज़ लेते हैं। कैसे, तो ये हम अभी बात करते हैं। तो ये देखिए, हमारा अगला पॉइंट ये डाउट क्लियर करता है कि हाइड्रोजन आयंस को ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ऑल एसिड्स, बेसेस एंड इवन न्यूट्रल कंपाउंड लाइक प्योर डिस्टिल वाटर हैव बोथ H+ आयंस एंड OH- आयंस इन इट। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी आपका एसिड हो, बेस हो या फिर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड हो, उन सब में H+ आयंस और OH- आयंस दोनों उनमें होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसिड मतलब सिर्फ H+ आयंस हो, बेस मतलब सिर्फ OH- आयंस हो और वाटर मतलब ये दोनों ही ना हो, ऐसा नहीं होता। हर एक कंपाउंड में H+ आयंस और OH- आयंस दोनों होते हैं। तो अब आप बात करेंगे, तो इतनी देर हम पढ़ रहे थे वो क्या था, तो वहां पे क्या होता था, जैसे एसिड है उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस है वो काफी ज्यादा होता था OH- आयंस से, मतलब नियरली नेग्लिजिबल होता था हमारा OH- आयंस का कंसंट्रेशन H+ आयंस से। इसलिए हमें OH- आयंस का मतलब बेस का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एसिड में नहीं दिखता था, क्योंकि OH- आयंस नियरली नेग्लिजिबल होते हैं, नियरली नेग्लिजिबल। अब होते ही नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते, होते हैं बट बहुत कम। उसी तरह से बेस में OH- आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, किससे, H+ आयंस के कंपैरिजन में। इसलिए वहां पे H+ आयंस यानी कि एसिड की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं देखने मिलती बेस में। और उसी तरह से हमारा प्योर डिस्टिल वाटर में क्या होगा, जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, वहां पे H+ आयंस और OH- आयंस की कंसंट्रेशन एकदम इक्वल होती है, इसीलिए वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। जितना उसमें एसिडिक कैरेक्टर है उतना ही उसमें बेसिक कैरेक्टर है, इसलिए वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हमारा जो पीएच स्केल है, अगला पॉइंट देखिए, जो हमारा पीएच स्केल है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस होते हैं किसी भी कंपाउंड में,
उसका यूज़ करता है पीएच कैलकुलेट करने के लिए। तो क्यों आपको ये तो पता चल गया कि H प्लस आयन सभी में होता है, H प्लस आयन्स OH माइनस आयन्स सभी होते हैं, मतलब तीनों ही कंपाउंड में, एसिड बेस और न्यूट्रल कंपाउंड में सारे होते हैं। तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स होता है, H प्लस आयन सभी में होते हैं, उसका यूज करता है पीएच स्केल, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि कोई भी कंपाउंड कितना एसिडिक या फिर बेसिक है। अभी देखिए अगला पॉइंट, द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इन इट। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारा pH सोल्यूशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स के साथ। ये पॉइंट अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने के बाद समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्या हुआ, ठीक है। तो पहले पूरा pH एक्सप्लेन होने के बाद आपको ये दो पॉइंट अगर समझ में नहीं आएंगे तो वापस समझ में आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो pH स्केल होता है ये क्या है, एक स्केल है। तो वो स्केल के रेंज है 0 to 14, मतलब 0 to 14 ऐसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल भी नहीं, उसमें डेसिमल भी हो सकते हैं, पर स्केल की रेंज है 0 to 14। इस स्केल के अंदर जितने भी एसिड, न्यूट्रल कंपाउंड और बेस है वो हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक एसिड है तो उसका pH लेस देन 7 होगा, कोई भी अगर बेस है तो उसका pH 7 से ज़्यादा होगा, और कोई भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका pH एग्जैक्टली 7 होगा। समझ गए? तो इसीलिए जो पहला पॉइंट है ये अब देखिए, ये क्या कह रहा था कि जो pH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक एसिड है, उसका pH क्या होगा, 7 से कम होगा, हमने अभी बात करी। तो मान लीजिए कोई भी एक एसिड है, उसका pH अगर मान लीजिए 4 है, तो वो 4 किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके हाइड्रोजन आयन्स के कंसंट्रेशन के साथ। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम उसका pH होगा, है कि नहीं? यही हमारा ये पॉइंट कह रहा है। ये जो पॉइंट है ये इसी हिसाब से तो यही हुआ कि जितना कम हमारा pH उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स, मतलब H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन, या फिर उसका उल्टा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले, मतलब एसिड के लेक्चर में, जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने ये बात करी थी कि H प्लस आयन्स के जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो उस हिसाब से हम देखें pH के कंपैरिजन में, तो जितना कम pH होगा, मतलब वो 0 से 7 के बीच में जितने कम होगा किसी एसिड का pH, जैसे 1, 1.1, 2, इतना, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ही क्लोज होगा 0 से pH किसी भी एसिड का, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा pH का जो स्केल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स के साथ। तो इसलिए ये देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका pH 1 से लेके 3 या फिर 2.5, 3 के आसपास तक जितने भी एसिड होते हैं pH स्केल के अंदर वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक क्या, 3 से लेके 6 तक, 6.5, 6.8, 3.1 से लेकर, ये एक रफ स्केल है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ही स्ट्रॉन्ग और यहाँ से यहाँ तक ही बेसिक, मतलब वीक एसिड। इस तरह से ये स्केल नहीं है, मतलब ये कम रिलेटिवली आपको बताता है कि 1 से जितना क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जनरली 0 पॉइंट समथिंग से लेके 3 पॉइंट तक आप ले सकते हो, 3.1, 3.2 एट मैक्स तक जितने भी एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और फिर वहाँ से लेके 7 तक, क्योंकि 7 एग्जैक्ट 7 तो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, 7 के क्लोज तक, मतलब 6.2, 6.3, 6.4 तक जितने भी हमारे pH होते हैं वो कंपाउंड क्या होंगे, हमारे वीकली एसिडिक होंगे। फिर 7 क्या हो, हमारा एकदम प्योर न्यूट्रल कंपाउंड, जैसे आप कह सकते हो डिस्टिल्ड वाटर, उसका pH क्या होगा, 7। अब वहाँ से एसिड जो है, सॉरी मतलब एसिड नहीं, वहाँ से अब बात करते हैं एल्कलीज की। एल्कलीज तो आपको पता ही होगा, जो बेसिस हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो एल्कलीज जो है वो क्या होंगे, 7 के बाद से लेके 10 तक वीक एल्कली होंगे, और फिर 10 से लेके 14 तक हमारे स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होंगे। अब ये यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये रिलेशन तो एसिड में जैसा था वो पलट गया, वैसा नहीं रहा, है कि नहीं? ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ये इस रेंज में आते हैं, वीक एसिड इस रेंज में।
फिर ये न्यूट्रल कंपाउंड है आपका, यहाँ पे वीकली अल्कली और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे ये रिलेशन तो थोड़ा उल्टा होना चाहिए था, तो ये देखिए हमारे बेसिस में क्या होगा, H प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन बहुत कम है कि नहीं, और हमारा जो pH है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, H प्लस आयन्स से। तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होगा उतने ही ज़्यादा OH माइनस आयन्स उसमें होंगे, है कि नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ज़्यादा OH माइनस आयन्स का कंसंट्रेशन। अगर OH माइनस आयन्स का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा है तो रिलेटिवली H प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन तो कम ही होगा ना, क्योंकि जो बेस है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी बहुत अगर ज़्यादा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जितना ज़्यादा OH माइनस आयन्स का कंसंट्रेशन उतना ही कम हमारा किसका, H प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन, और जितना कम H प्लस आयन्स का कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा pH, क्योंकि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H प्लस आयन्स के कंसंट्रेशन से। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग अल्कली है जिसमें OH माइनस आयन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसका pH ज़्यादा होता है किससे, वीक अल्कली से। इसलिए 10 से लेके 14 तक, रफली 10 या फिर 10.5 यहाँ से लेके 14 तक जिन जिन कंपाउंड का भी pH होता है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं, और 7 से लेके 10 तक क्या होते हैं, वीक अल्कली। ठीक है, तो आप बेसिक स्केल आप अगर समझ गए होंगे कि pH स्केल क्या होता है, इसमें कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये भी यही कह रही है, ये पिक्चर ये दो देखिए, आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा पिक्चर से। ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका pH कम है किससे, वीक एसिड से। पर जहाँ पे बात हुई बेस की, वहाँ पे जितना ज़्यादा pH उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारी बात होगी किसकी, pH स्केल की पूरी। अब अगर आप सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि pH किसका कितना होता है, तो ये भी अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ही है सभी सब्सटेंस का pH, और आप भी उसको निकाल सकते हो किसके हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करके। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये हम देखते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइस which can give different color at different pH values of the entire pH scale। तो ये अभी क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर है काफ़ी तरह के डाइस या फिर इंडिकेटर्स का। वो इस तरह से कुछ मिक्सचर क्रिएट किया गया है जिससे हर एक डिफरेंट pH वैल्यू पर एक डिफरेंट कलर शो कर सके, वो जो कंबाइंड मिक्सचर डाई बनेगी जिससे हम pH पता लगा सकते हैं। तो ये अब एक्सपेरिमेंटली ये सब मिक्सचर किया गया है, ये कैसे हुआ ये हमें पता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस ये पता रहना है कि काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स या फिर डाइस को मिक्स किया गया इस वे से कि हर एक pH पर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हर एक pH पर एक अलग कलर शो कर सके। अब pH में ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर्स ही हो, 0.2 0.4 1.1 ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं, पर वो हमें ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे। हम जो हमारा कलर है वो उसी तरह से चेंज होता जाएगा। बेसिकली आपको हर एक नेचुरल नंबर पे pH के आपको कलर चेंज मिलेगा, मतलब पूरा ही कलर चेंज होगा, और जो डेसिमल रेंज होगी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होगा। उस हिसाब से आपको कंपैरेटिवली आइडिया लगाना है। डेसिमल में हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते यूनिवर्सल इंडिकेटर का, पर अगर किसी भी कंपाउंड का pH एक नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से कोई नेचुरल नंबर है अगर किसी भी pH का, तो वो इजीली यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगाया जा सकता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स किस तरह से होते हैं, तो ये देखिए, 0 पे कोई भी यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर इस तरह से बहुत ही डार्क रेड होता है, 1 पे ऑरेंज हो जाता है, 2 पे डार्क येलो, 3 पे फेडेड येलो, फिर 4 से लेके थोड़ा ग्रीनिश होने लगता है, 4 ये ग्रीनिश येलो होगा, फिर 5 pH पे हल्का सा और ग्रीन, 6 पे लाइट ग्रीनिश कलर आने लग जाएगा, 7 पे ये पूरा पिच डार्क ग्रीन हो जाएगा, 8 पे फिर ग्रीन में हल्का सा ब्लूइश टेंट मिल जाएगा, 9 में बॉटल ग्रीन टाइप का कलर हो जाएगा, 10 में थोड़ा सा स्काई ब्लू, 11 से फिर ब्लू, फिर 12 थोड़ा पर्पलिश, और 14 तक जाके ये पूरा डार्क पर्पल हो जाएगा।
इस तरह से हमारा जो pH है ये प्रति नेचुरल नंबर में हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये इस तरह से कलर इसका चेंज करता है किसी भी pH स्केल पे। ये देखिए ये हमारी एनसीईआरटी की इमेज है, ये और भी ज़्यादा पूरी एक्यूरेट है। ये तो हमारी बात होगी नेचुरल नंबर पे किस तरह से कलर टोन चेंज होती है। देखिए 0 1 2 3 4 यहाँ पे प्रति नेचुरल नंबर में इस तरह से कलर चेंज होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जहाँ से हम pH पता लगा सकते हैं एग्जैक्ट नेचुरल नंबर का। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है फॉर एग्जांपल, उसका pH अगर एग्जैक्टली 3 है तो आप ये यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे, आपको अगर ऐसा कुछ कलर मिले येलोइश टाइप का तो वो आपका क्या होगा, pH उसका 3 होगा। अब ये थोड़ा बहुत कलर फिर भी वेरी कर सकता है हर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। तो आपके लैब में एक आपको येलो कलर की स्ट्रिप मिलती है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बोलते हैं। उस पैकेट एक होती है वो, उस पैकेट के साथ एक चार्ट आपको मिलता है। उस चार्ट को आपको रेफर करना है जब आप कोई भी मतलब कोई भी यूनिवर्सल इंडिकेटर से अगर आप pH निकाल रहे हो, वो उस पर्टिकुलर पेपर के लिए एग्जैक्ट कलर कोड होता है। ये भी काफ़ी हद तक मैच करेगा आपका, मतलब ऐसा नहीं है कि 0 पे आपको कोई भी pH पेपर दिया है उसका कलर वॉयलेट हो जाए या फिर ब्लैक हो जाए, उस तरह से नहीं होगा। कलर इसी तरह से रहेगा, थोड़ा बहुत उसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर यूनिवर्सल मतलब डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में किस वे से उनका डाइस यूज़ की गई है। तो वो आप अगर एग्जैक्ट आपको कॉन्ट्रास्ट वो सब आपको पता चलेगा, आपको जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर आपको दिया जाएगा उसके साथ वो जो एक कलर चार्ट दिया जाता है उससे आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा कलर किस वे से है उस पर्टिकुलर पेपर के लिए। और ये देखिए ये हमारी है फिर अगला इमेज है, ये देखिए ये आपको बहुत ही इजीली आपको फिर बताएगी कि डेसिमल में आपको कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 0 में कुछ ऐसा कलर था, 1 तक आते आते देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड था, यहाँ पे ऑरेंज हो गया, ये देखिए 1 में, 2 में फिर से थोड़ा कलर फेड हो रहा है। तो इस वजह से कलर फेडेड होता जाता है। ये देखिए यहाँ पे 3 4, ये देखिए 6 तक आते थे थोड़ा येलो हो गया, 7 तक आते थे ये ग्रीन हो गया, फिर थोड़ा ब्लूइश होने लगा और आखिर में जाके पर्पल हो गया पूरा। और 0 और 1 के बीच में देखिए कलर थोड़ा थोड़ा फेड हो रहा है पर इतना भी पता नहीं चल रहा। 1 से 2 के बीच में थोड़ा फेड हो रहा है, इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। तो इस वे में हमारी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वहाँ से हम कोई भी pH कंपाउंड का पता लगा सकते हैं। और फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिनका pH आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है। जैसे जो बैटरी में जो एसिड गिरता है हमारा वो, फिर जो गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी में होता है उसका pH 1 होता है, फिर जो लेमन जूस होता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका pH 2 के आसपास होता है, 2 से हल्का सा ज़्यादा। फिर विनेगार का और लेमनेड का pH 3। तो ये थोड़ी आप देख लेना, टेबल को थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ये आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं पता हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी किसकी, यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH की। तो अब मैं अगले लेक्चर में मिलूंगा, वहाँ पे हम सॉल्ट शुरू करेंगे और फिर जो सॉल्ट रिलेटेड कंपाउंड है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।